नमस्कार, मैं सुखदेव खिलेरी डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है उत्तरी विशाल मैदान। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय पर्वत, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत का पहला भौगोलिक विभाग जो है हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी विशाल मैदान के बारे में कि उत्तरी विशाल जो मैदान है ये किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका भौगोलिक विभाग यानी कि भौगोलिक दृष्टि से इसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में ये विस्तृत है, इसकी पूरी हम लोग डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान की उत्पत्ति के बारे में कि इस मैदान की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। तो हम लोग शुरुआत में जब हम लोगों ने भौगोलिक विभाजन शुरू किया था तो हम लोगों ने ये बात की थी कि भारत के जो जितने भी भौतिक प्रदेश है उनमें से मुख्यतः भौतिक प्रदेश जैसे प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल, इनकी उत्पत्ति में गोंडवाना लैंड का या टेथिस सागर का अपना योगदान है। जैसे हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारत के उत्तर में जो हिमालय पाया जाता है ये हिमालय पर्वत टेथिस नामक सागर की तली में मोड़ या वलन पड़ने से उत्पन्न हुआ था। हिमालय पर्वत जो है इसकी उत्पत्ति जब हुई तो इसके उत्तरी भाग में यानी कि लगभग ट्रेजरी युग में तो एक भाग ऊपर उठ गया, हिमालय बना। इस पर्वत के दक्षिणी भाग में इस क्षेत्र में एक द्रोणी बन गई, एक बेसिन बन गया, एक द्रोणी या बेसिन या हम यूं कहें खाई कह सकते हैं साधारण भाषा में बात करें तो। हिमालय जैसे कोई भी भाग होता है जब दबाव पड़ता है तो जब कोई वस्तु फोल्ड होती है या अवलित होती है, मोड़ खाती है तो एक भाग ऊपर उठता है, एक भाग नीचे गिर जाता है। जैसे एक भाग इसका ऊपर उठ गया और एक भाग इसका नीचे धसक गया तो ये बेसिन कहलाया, जो भाग नीचे धसक गया, और जो ऊपर उठा ये हिमालय कहलाया। ये सारी प्रक्रिया किस कारण हुई? टेथिस की तली में मोड़ पड़ने से हुई। टेथिस सागर की तली में वलन या मोड़ पड़ने से ऐसा हुआ। अब टेथिस की तली में मोड़ या वलन क्यों पड़ा, हम अगर उसकी बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय जो प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो दोनों प्लेटों के टकराने से जो बीच में जो समुद्र था या जो टेथिस सागर था उसकी तली जो थी उसके अंदर मोड़ पड़ गया और उसके कारण एक भाग ऊपर उठ करके और विशाल हिमालय का निर्माण हुआ, और एक भाग जो नीचे धसक गया उसके कारण एक द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। अब यहाँ तक तो ये बात है कि एक बेसिन या द्रोणी बन गई। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो द्रोणी या बेसिन थी तो उसमें आकर के नदियों ने तलछटों का जमाव करना शुरू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ये जो नीचा भाग था या जो बेसिन या खाई या जो द्रोणी थी इसको उत्तर से हिमालय की नदियों ने यानी कि इस क्षेत्र से आने वाली नदियों ने और दक्षिण से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने भरना शुरू कर दिया। या हम यूं कहें कि इन नदियों ने अपने अवसाद या तलछट या गाद के जमाव से धीरे धीरे जो है एक जो खाई बनी थी, एक जो बेसिन बना था उसको पाटना आरंभ कर दिया, उसको भरना आरंभ कर दिया। जैसे ये कोई बेसिन है इस प्रकार से, तो इसमें से दोनों ओर से नदियां आकर के गिरती है तो अपने साथ तलछट या अवसाद लेकर के आती है। अब अवसाद या तलछट जो है वो लगातार लाखों वर्षों तक इसकी तली में जमा होता रहा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अवसाद की परतें बननी आरंभ हो गई इस प्रकार से। और ये जो सागर था या ये जो खाई थी, इस खाई या इस बेसिन जो है उसकी गहराई धीरे धीरे कम होनी आरंभ हो गई और इस प्रकार से इसमें परतें बिछ गई। और इन परतों के बिछने से इस क्षेत्र में एक विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई।
और इसे हम कहते हैं उत्तरी विशाल मैदान। तो इस प्रकार से जो है उत्तरी विशाल मैदान में इस प्रकार से परतें पाई जाती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि परतदार या अवसादी जो चट्टानें हैं वो जल द्वारा लाए गए अवसाद या तलछट के जमाव से बनी है। तो यहाँ पर अवसादी या तलछटी चट्टानें जो है वो इस प्रकार से परतों में पाई जाती है, और इसीलिए ये जो है वो मैदान जो है वो बहुत परतों वाला मैदान है या बहुत गहरा मैदान है। तो इस प्रकार से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या तलछट के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको अगर साधारण सा बताऊं कि इस प्रकार से क्या लाखों वर्षों में मैदान का निर्माण हो सकता है, तो आप लोग इसके प्रमाण के रूप में अपने जैसे गांव में जोड़ जैसे या तालाब होते हैं उनका उदाहरण आप देख सकते हो। जैसे तालाबों में जैसे अब बारिश आती है जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में, तो भारी बारिश के समय जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी गाद लेकर के आता है चारों ओर से और उस तालाब की तली में जमा करता जाता है। उसके कारण क्या होता है कि तालाब की गहराई धीरे धीरे घटनी आरंभ हो जाती है। अगर 5, 7, 10 साल उस तालाब को दोबारा खुदवाई ना करवाई जाए तो वो तालाब जो है वो धीरे धीरे समतल होना आरंभ हो जाता है, या हम यूं कहें उसकी गहराई कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी फिर समय समय के ऊपर खुदाई करवाई जाती है गाँव के तालाबों की। वो इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि उसमें जो है वो छोटी छोटी जल धाराएं या वर्षा का जल जो है वो अपने साथ अवसाद या तलछट ला करके जमा कर देता है, और इसी प्रकार का तलछट या अवसाद जो वो विशाल नदियां अपने साथ लेकर के आती है और वो जमा करती है, तो इस प्रकार की बेसिन या द्रोणियों को भर देती है, जिसके कारण विशाल मैदानों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारा जो मैदान है उसकी उत्पत्ति हुई, या चीन में जैसे हवेंगो के मैदान की उत्पत्ति हुई, या जैसे नील नदी ने अपने बेसिन में इस प्रकार के मैदान की जो है वो उत्पत्ति की है, या मिसिसिपी मिसौरी नदियों ने की। यानी कि दुनिया की जितनी भी विशाल और बड़ी नदियां हैं वो इस प्रकार से अपने साथ अवसाद या गाद लेकर के आती है, और उन्होंने अपने बेसिनों में या अपने द्रोणियों में इस प्रकार के उपजाऊ मैदानों की जो है वो निर्माण किया है। और इस प्रकार के जो मैदान होते हैं वो कृषि की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय की तलहटी में एक द्रोणी के नदियों द्वारा भरने से एक विशाल उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी विशाल मैदान। अब इस मैदान के निर्माण में जिन महत्वपूर्ण नदियों का योगदान है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे सिंधु और इसकी सहायक नदियां, जैसे सभी नहीं लिख सकते हम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का मुख्यतः योगदान है उत्तरी मैदान की उत्पत्ति में या उत्तरी मैदान के निर्माण में। अब सिंधु और इसकी सहायक नदियां, चाहे वो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम हो, चाहे वो गंगा की सहायक नदी यमुना है, सोन है, चंबल है, इस प्रकार से है, या ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां जैसे तीस्ता है, सुबनसिरी है। तो इन सब नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण है वो किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान जो है इसके विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो ये जो चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तरी मैदान जो है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के, जैसे यहाँ सिंधु नदी का मैदान हो गया, और पूर्व में यहां तक ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि वर्तमान में भारत में इसकी जो लंबाई है, वर्तमान में अगर हम भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 2400 किलोमीटर। क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये जो मैदान था वो पाकिस्तान में चला गया और फिर ये जो मैदान है यहां तक रह गया। तो भारत और पाकिस्तान का जो मैदान का विभाजन होने के बाद में जो मैदान बचा उसे हम लोग ब्रह्मपुत्र से लेकर के गंगा और सतलुज तक का मैदान कह सकते हैं। यहाँ तक ये जो मैदान है सतलुज व्यास नदियों का, यहाँ तक इस मैदान की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। लेकिन अगर हम पूरे मैदान की बात करें पहले के तो वो है 3200 किलोमीटर। इस प्रकार से इसकी लंबाई जो है वो 2400 और 3200 किलोमीटर है।
इस मैदान की अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो न्यूनतम है, 80 से 100 किलोमीटर ही है इसकी पूर्व में चौड़ाई। यानी कि ये जो यहां पर जो मैदानी क्षेत्र है आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है आसाम में, इस मैदान की जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है। लेकिन जैसे हम लोग अगर इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। पश्चिमी भाग में इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक चली जाती है, तो पश्चिम में ये अधिक चौड़ा है। पश्चिम में चौड़ाई जो है इस मैदान की वो अधिक है और पूर्व में न्यूनतम है। पूर्व में इसकी चौड़ाई ब्रह्मपुत्र घाटी में या ब्रह्मपुत्र के मैदान जो आसाम में इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है, लेकिन पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इस मैदान की ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 170 मीटर मानी जाती है। यानी कि इसका अभिप्राय यह है कि ये मैदान सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का संपूर्ण जो मैदानी भाग है वो लगभग एक समतल मैदानी क्षेत्र है। इसके अंदर झिकझक या ऊंचाई नीचाई बहुत कम पाई जाती है। इस मैदान की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और पूछा जाता भी कि इस मैदान की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, तो ये क्षेत्र है अंबाला, हरियाणा में पड़ता है अंबाला, और यहां पर पड़ता है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। अंबाला और सहारनपुर के बीच इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। तो यानी कि ऊंचाई पूछा जा सकता है कि उत्तरी विशाल मैदान की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, तो अंबाला और सहारनपुर के बीच है। अंबाला हरियाणा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के बीच यह मैदान सर्वाधिक ऊंचा है। अदरवाइज ये जो मैदान है वो लगभग समतल है। इस मैदान में अगर हम नदियों की बात करें तो जैसे जो अरावली पर्वत खंड है, अरावली ने यहाँ की जो नदियां हैं उनके लिए एक जल विभाजक का काम किया है। अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं वो अपना पानी अरब सागर में लेके जाती है और अरावली के पूर्व की जो नदियां हैं वो अपना पानी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो अरावली जो है वो इस मैदान के लिए एक जल विभाजक का काम करता है। ये जो भाग है अरावली यानी कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ऊपर उठी हुई पर्वत श्रृंखला और ये जल विभाजक के रूप में काम करती है। इस मैदान की जो गहराई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, लेकिन इसकी सर्वाधिक गहराई भी अंबाला और सहारनपुर के बीच में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। हालांकि औसत गहराई इसकी 1300 मीटर मानी जाती है, लेकिन कई जगह इसकी गहराई 8000 मीटर भी पाई गई है। यानी कि इस मैदान की जो गहराई है वो सर्वाधिक 8000 मीटर तक मिली है, लेकिन औसतन अगर हम लोग बात करें तो वो 1301 मीटर तक मानी जाती है। इसके बाद में ये तो बात होगी इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, भारत में 2400 किलोमीटर चौड़ाई, पूर्व में न्यूनतम 80 से 100, पश्चिम में सर्वाधिक 500 किलोमीटर, ऊंचाई इसकी लगभग 170 मीटर, सर्वाधिक या अधिकतम ऊंचाई अंबाला और सहारनपुर के बीच, गहराई लगभग 1300 मीटर, अधिकतम गहराई भी अंबाला और सहारनपुर के लगभग है, लगभग 8000 मीटर इसकी गहराई जो है वो अधिकतम मानी जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये तो इसके सामान्य से परिचय की बात होगी, इसकी उत्पत्ति की बात होगी, उत्तरी विशाल मैदान की। भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, चाहे वो हिमालय है, चाहे वो प्रायद्वीप का पठार है, चाहे वो पश्चिम का हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, चाहे वो तटीय मैदान है और चाहे वो द्वीप समूह है, अगर हम सभी मैदानों की तुलनात्मक रूप से सभी भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने वाला जो भाग है वो है हमारा उत्तरी विशाल मैदान। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या का पोषण और जनसंख्या का सबसे ज्यादा निवास है वो उत्तरी विशाल मैदान में। कृषि की दृष्टि से सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तरी विशाल मैदान के भौगोलिक विभाजन की, या भौतिक दृष्टि से इस मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है उसकी अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि भौतिक या प्राकृतिक दृष्टि से इस मैदान में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी विशाल मैदान का भौतिक विभाजन।
उत्तरी विशाल मैदान का भौतिक विभाजन, हम लोग इसका भौतिक विभाजन करते हैं तो 5 भागों में करते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान जो है उसके मुख्यतः 5 भौतिक प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं। अब 5 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं? तो नंबर 1 है भाबर, मैदान। नंबर 2 है तराई मैदान। नंबर 3 है बांगर मैदान। नंबर 4 है खादर मैदान। नंबर 5 है डेल्टा मैदान। ये 5 भौतिक प्रदेश हैं, या हम यूं कहें कि उत्तरी विशाल मैदान को भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें हम अगर बात करें कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि उत्तरी विशाल मैदान का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, जैसे हम लोगों ने हिमालय पढ़ा, हिमालय में क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है ऊंची चोटियों की, प्रमुख घाटियों की किन श्रेणियों के बीच में पड़ती है, मुख्य दर्रों की, कौन से क्षेत्र को कौन से दर्रे जोड़ते हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, इस प्रकार से ज्यादा संभावनाएं होती। इसी प्रकार से इस भौतिक प्रदेश में उत्तरी विशाल मैदान में अगर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावनाओं की बात हम लोग करें तो वो संभावनाएं हैं इन 5 प्रदेशों में कि इसमें आपको यूं पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है, हर बार एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भाबर क्या है, या खादर क्या है, या बांगर क्या है, किस प्रकार के मैदानों को बांगर कहते हैं, या आपको यूं कह सकते हैं तराई के मैदान क्या है, या आपको यूं पूछा जा सकता है इनका सही क्रम कि उत्तर से दक्षिण की ओर, या उत्तरी विशाल मैदान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम कौन सा है, या यूं पूछा जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को या निम्नलिखित प्रदेशों को सही क्रम में लगाएं। तो जैसे इसमें हिमालय भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे बाबर है, बाबर के बाद में शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और इनमें क्या कौन कौन सी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबर की, कि बाबर मैदान क्या है और इसका विस्तार कहाँ किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बाबर जो है वो मैं क्रम में ही बता रहा हूँ, ये इनका क्रम ही बता रहा हूँ मैं, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। सबसे पहला जो मैदान बनता है वो बनता है बाबर मैदान। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान में देनी है कि जैसे कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत है, जैसे कोई भी नदी पर्वत से निकलती है तो पर्वत से जब नदियां बहती हुई नीचे की ओर आती है मैदानी क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी बहती है तो ऊंचाई से पानी नीचे की ओर जाता है तो बहुत ज्यादा गति होती है, और पानी की गति जैसे जितनी ज्यादा होती है उतनी ही तेजी के साथ वो अपरदन करता है, कटाव करता है, और वो कटाव करके अपने साथ जो है वो अपरदन करके अवसाद या बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर के आता है। यानी कि ऊंचाई से इस प्रकार से लुढ़काते हुए पत्थरों को चलता है पानी, क्योंकि गति ज्यादा होती है तो उसकी शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन ये तोड़फोड़ वो तब तक ही करता है जब तक वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहता है। जब पानी पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ करके मैदानों में प्रवेश कर जाता है, अब ये यहाँ पर मैदानी भाग आ गया। जैसे ही जल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है, और गति कम हो जाती है तो उसकी अपरदन करने की शक्ति कम हो जाती है, यानी कि जल की शक्ति कमजोर हो जाती है, और फिर वो अपरदन करना जो है वो बंद कर देता है। या हम यूं कहें कि वो अपनी जो घाटी है उसका लेटरल इरोजन शुरू कर देता है, या हम यूं किनारों का अपरदन तो कर सकता है वो, लेकिन वो गहराई में इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ नहीं सकता। तो वो जो पर्वतीय क्षेत्रों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके लेके आया तो उनका वो यहाँ पर जमाव करना शुरू कर देता है, उनको यहाँ पर छोड़ना आरंभ कर देता है पानी, और फिर वो आगे बढ़ता है। तो जब जैसे ही नदी
पर्वतीय क्षेत्र से मैदान में प्रवेश करती है। या हम यूं कहें कि कोई भी नदी हिमालय से जैसे यहां से आ रही है या इस क्षेत्र से आ रही है, हिमालय से जैसे ही कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो अपने साथ लाए गए कंकर पत्थरों को और अवसाद को जमाव करना शुरू कर देती है, या हम यूं कहें उनका निक्षेपण करना आरंभ कर देती है। तो इस निक्षेपण की प्रक्रिया में सबसे पहले नदी क्या करती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो बड़े बड़े कंकर पत्थर जो अपने साथ लेकर के यहाँ पर बहा करके लेके आती है, बड़े बड़े पत्थरों को जैसे लुढ़का करके लेके आती है नदी, तो उनका यहां पर जमाव करना आरंभ कर देती है इस प्रकार से। यानी कि नदी अपनी तलहटी में बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करती है। उसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े कंकर पत्थरों के जमाव से इस प्रकार का जमाव जो है वो ज्यादातर सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदियों के बीच ही ज्यादा पाया जाता है। तो नदी अपनी घाटी में या मैदानों में प्रवेश करते ही सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करती, और बड़े बड़े पत्थरों का जमाव करके जो नदी है वो फिर आगे बढ़ती। तो इसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थरों वाला जो ये जो मैदानी भाग होता है या ये जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं बाबर। हिमालय की तलहटी में या हम यूं कहें शिवालिक की तलहटी में, ये शिवालिक है, शिवालिक की तलहटी में सबसे पहले कौन सा मैदान बढ़ता है, वो बढ़ता है बाबर। बड़े बड़े पत्थरों वाला, बड़े बड़े कंकर पत्थरों के जमाव वाला वो मैदानी भाग जो शिवालिक की जब बिल्कुल तलहटी में पाया जाता है उसे बाबर कहते हैं। बाबर क्षेत्र की विशेषता ये है कि जो नदियां हिमालय से निकल करके आती है उनमें लगभग छोटी जो नदियां होती है वो बाबर में लुप्त हो जाती है। बड़ी नदियों को छोड़ करके छोटी नदियां जो है वो यहाँ पर लुप्त हो जाती है, और नदियों का जो जल है वो इन पत्थरों के नीचे से बहता है। क्योंकि बड़े पत्थर होते हैं तो ये पारगम्य होते हैं, और पारगम्य होते हैं तो जल इनके नीचे से बह जाता है। हाँ, बड़ी नदी है तो पानी जो है वो ऊपर दिखाई देता है। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती है, छोटी नदियां लुप्त हो जाती है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये भी पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित मैदानी क्षेत्रों में से कौन से मैदानों में हिमालय से निकलने वाली नदियां लुप्त होती है, तो वो है आपका भाबर। क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का जमाव है और बड़े बड़े पत्थरों के जमाव के कारण नदियां लुप्त हो जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र शिवालिक की बिल्कुल तलहटी में पाया जाता है, और इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा मैदानी भाग होता है, और इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर के और ज्यादातर तीस्ता नदियों के बीच है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। और ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी भाग में पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। हम यूं कहें कि वनस्पति जो है वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों में पेड़ जो है वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। तो गहरी या लंबी जड़ों वाले पौधे ही यहाँ पर पाए जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो ये तो नंबर 1 भौतिक प्रदेश है हमारा, जिसे हम कहते हैं बाबर मैदान। पहला भौतिक प्रदेश नंबर सबसे पहले पूछा जा सकता है कहां पाया जाता है, बाबर शिवालिक की तलहटी में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि बड़े बड़े पत्थरों के जमाव के कारण नदियां लुप्त हो जाती है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है तराई। अब तराई जो है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, तर क्षेत्र। तराई यानी कि तर क्षेत्र, तर का मतलब दलदली क्षेत्र। बाबर के दक्षिण में इस प्रकार का जो भाग है वो या ये मैदानी भाग पाया जाता है। अब ये जो भाग है तराई का मैदान, अब ये क्यों पाया जाता है या ये दलदल क्यों पाई जाती है, ये अगर हम बात करें तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हिमालय से नदियां बह करके आती है वो बड़े बड़े पत्थरों का जमाव बिल्कुल अपनी तलहटी में कर देती है, और इसके बाद वो छोटे पत्थरों का जमाव या बारीक जो बजरी होती है उसका जमाव करती है। तो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं जो इन पत्थरों के बीच में से होकर के निकल करके आती है, वो नदियां यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का जमाव करती है या छोटी छोटी बजरी का जमाव करती है, और इस
छोटे जमाव वाले क्षेत्र में जो नदियां हैं वो पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है इस प्रकार से। या हम यूं कहें कि ये जो क्षेत्र है तराई के जस्ट दक्षिणी भाग में ये जो मैदानी भाग है वो पाया जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? जो नदियां बापर क्षेत्र में लुप्त होती है वो तराई में आकर के पुनः धरातल पर प्रकट होती है या धरातल पर दिखाई देती है। जो नदियां बापर में लुप्त हुई थी वो तराई में आकर के पुनः धरातल पर प्रकट होती है। तो छोटी छोटी धाराओं में नदियां जो है वो यहाँ पर बाहर निकलती है इस प्रकार से, और जो जल है वो बिखरी हुई अवस्था में बहता है। इसके कारण क्या होता है कि बिखरी हुई अवस्था में जल के बहने के कारण, ज्यादा दूरी में बहने के कारण क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है वो सारा साल ही दलदल रहता है। तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं तराई क्षेत्र। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। इस मैदान की पूर्व में चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में कम। बापर की पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व में कम है। तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण, यानी कि जल की प्राप्ति सारा साल होने के कारण, और यहाँ पर बारीक निक्षेपों के जमाव के कारण वनस्पति बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी कि हम यूं कहें तराई घने वनों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, और घने वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर जीव जंतु भी बहुत पाए जाते हैं, जीव जंतु भी अधिक पाए जाते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो जैव विविधता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन तराई के जो क्षेत्र है ये वर्तमान में वनों के कटाव से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये यहाँ पर वनों का कटाव ज्यादा हो रहा है, वनों का कटाव अधिक हो रहा है। यानी कि हम लोग बात करें पंजाब है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तराई के वनों को काट करके कृषि की जाने लगी है, और कृषि की जाने लगी है तो उसके कारण क्या है कि ये वन कम हो रहे हैं। और वनों के कम होने के कारण ही क्या होता है कि नदियों में बाढ़ की जो मात्रा है या हर साल जो बाढ़ आने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। तो नदियों में बाढ़ ज्यादा आती है। वनों के कटाव के कारण नदियों में बाढ़ की समस्या बढ़ी है, हम यूं कह सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं तराई से संबंधित। हम लोग करें तराई यानी कि इन दोनों की तुलना हो रही है आपस में। इसके बाबर के विपरीत है तराई। बाबर क्षेत्र जो है यहाँ पे बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं, तराई में छोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं। बड़े पत्थरों के कारण ये पारगम्य है, ये इतना पारगम्य नहीं है। यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती है, वो नदियां तराई में आकर के पुनः प्रकट होती है। बाबर क्षेत्र में बड़े पत्थरों के कारण पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव जंतु का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, दोनों की एक दूसरे के विपरीत है। इनको इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादा वन पाए जाते हैं, वनों को काट करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों के अंदर कृषि की जाने लगी है, और वनों के काटने के कारण जो है यहाँ पर नदियों की बाढ़ की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, या जो बाढ़ है वो अधिक आती है। तो नदियां जो है वो ज्यादा मात्रा में बाढ़ लेकर के आने के कारण क्षेत्र में तबाही ज्यादा होती है। तो ये तो था आपका दूसरा मैदानी भाग तराई। इन दोनों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाबर क्या है और तराई क्या है। ये एक दूसरे के विपरीत है। जो विशेषता बाबर की है वो तराई की नहीं है। एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले जो मैदानी भाग है वो बाबर और तराई है। तो शिवालिक की बिल्कुल तलहटी में बाबर पाया जाता है, उसके दक्षिण में तराई पाया जाता है। ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि बाबर, तराई और शिवालिक को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में लगाएं, तो पहले तराई, फिर बाबर और फिर शिवालिक। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो शिवालिक, उसके बाद बाबर, फिर तराई। ये तो बात होगी इन दो मैदानी क्षेत्रों की। इसके बाद नेक्स्ट है बांगर। अब हम लोग बात करते हैं कि बांगर जो मैदान है ये क्या है। तो जिस प्रकार से बाबर और तराई इन दोनों की विशेषताएं एक दूसरे के विपरीत है, या हम यूं कहें कि ये जो मैदानी क्षेत्र है दोनों के दोनों,
ये विपरीत विशेषताओं वाले हैं। इसी प्रकार से बांगर और खादर जो है वो भी, इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी एक दूसरे के कुछ विपरीत है। जैसे बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ मैदान है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान, और खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मैदान। सबसे बड़ी जो विशेषता है इन दोनों की वो ये है, ये एक दूसरे के विपरीत है ना, कि बांगर क्या है, इनमें से ये चारों आपको दे देगा कि बांगर क्या है, प्राचीन है कि नवीन है। तो बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान है और खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मैदान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बांगर क्षेत्र है वो थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ का जो हम यूं कह सतह है उससे ऊंचा है ये, इसलिए बांगर क्षेत्र में नदियों की प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, और बाढ़ नहीं आने के कारण यहाँ पे नई मिट्टी नहीं बिछ पाती, और यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती। लेकिन खादर क्षेत्र जो है वो नदियों के बेसिन का नीचा भाग है, और इस क्षेत्र में नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ लेकर के आती है, इसलिए हर साल नदियां नई मिट्टी बिछा जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो इनमें ये फर्क है, बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान, खादर नवीन जलोढ़ मैदान। अब हम लोग करते हैं कि बांगर कहाँ पाया जाता है और खादर कहाँ पाया जाता है। तो इनकी हम अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी विशाल मैदान का लगभग पश्चिमी भाग, ये जो क्षेत्र है कंप्लीटली, ये जो है वो खादर मैदानी क्षेत्र है, सॉरी बांगर। इस मैदान का जो पूर्वी भाग है ये जो भाग है पूरा, ये क्या है, ये है खादर। यानी कि उत्तरी विशाल मैदान का पश्चिमी भाग, जैसे हरियाणा का हो गया कुछ भाग, और जैसे उत्तर प्रदेश का भाग हो गया, या कुछ भाग जैसे राजस्थान का हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके, ये जो भाग है इस भाग के अंदर नदियां जो है वो बाढ़ लेकर के नहीं आती, या हम यूं कहें कि प्रतिवर्ष नदियां जो है वो नवीन मिट्टी नहीं बिछाती। तो यहाँ पर बांगर मैदान पाया जाता है। और जो इस मैदान का, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो प्रतिवर्ष बाढ़ लेकर के आती है। जैसे आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण पर हर साल बाढ़ आती है, और आसाम के बहुत सारे जिले और सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बिहार में कोसी है या गंडक नदियां हैं, बाढ़ लेकर के आती है। बंगाल में जैसे नदियां हैं वो बाढ़ के कारण हर साल नई मिट्टी बिछा देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो ये जो क्षेत्र है वो नवीन जलोढ़ मैदान वाला है, या नवीन जो है वो मैदान है जिसको हम खादर कहते हैं। और प्राचीन मैदान पश्चिमी जो मैदानी भाग है वहां पर पाया जाता है, जिसे हम बांगर कहते हैं। अब कुछ विशेषताओं की बात करते हैं बांगर की, और कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं खादर की। सबसे पहले हम बात करते हैं बांगर की, कि बांगर मैदान की क्या क्या विशेषताएं हैं। बांगर जो मैदान है इसकी हम अगर बात करें कि बांगर एक प्राचीन जलोढ़ मैदान है, और यहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ नहीं लाई जाती, तो यहाँ पर जो जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर, वो नीचा है। इसलिए ये जो मैदानी क्षेत्र वो कृषि की दृष्टि से इस मैदान की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो सिंचाई की सहायता से की जाती है। सिंचाई की सहायता से बांगर मैदानी क्षेत्र में कृषि की जाती है, यानी कि यहाँ पर नहरों का जाल पाया जाता हो, चाहे हरियाणा की बात हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, या वो पंजाब की बात हो, तो इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा करके और कृषि की जाती। तो ये जो मैदान है वो कृषि की दृष्टि से उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है जितना पूर्वी मैदानी क्षेत्र या खादर है। बांगर मैदानी क्षेत्र में जहां पर कृषि की जाती है वहां पर अति सिंचाई के कारण कुछ महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, जैसे रेह या कल्लर। एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि रेह या कल्लर क्या है। रेह या कल्लर जो है वो बांगर मैदानी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं कि इस मैदानी क्षेत्र में जैसे हम लोगों ने पढ़ा सिंचाई होती है, नहरों की होती है या ट्यूबवेलों के माध्यम से होती, तो यहाँ पर जहां पर अत्यधिक सिंचाई होती है, खास करके ट्यूबवेलों की ज्यादा सिंचाई होती है, अति सिंचाई के कारण
जमीन की ऊपरी परत में, यानी कि हमारी जो जमीन है इसके ऊपरी भाग में नमकीन परत बिछ जाती है या नमकीन सफेद परत बिछ जाती है। बांगर मैदानी क्षेत्र में अति सिंचाई के कारण नमकीन सफेद परत बिछ जाती है, जिसके कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। उसको हम रेह या कलर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादा सिंचाई होती है, खास करके जहाँ पर ट्यूबवेलों से ज्यादा होती है वहां पर जमीन पर नमकीन परत बिछ जाती है और उसके कारण जो जमीन है वो कम उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार की जो भूमि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ज्यादा पाई जाती है उसको हम रेह या कलर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यूं पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन यूं आ सकता है कि रेह या कलर भूमियां किस मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो रेह या कलर भूमियां कहाँ पाई जाती है? बांगर मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ ले कि रेह या कलर मैदानी भाग किन राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनका ज्यादा जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंचाई ज्यादा होती है और सिंचाई ज्यादा होती है तो अति सिंचाई के कारण जो है वो नमकीन परतें बिछ जाती है भूमि पर। इसके बाद एक होता है भूड़। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भूड़ क्या होता है। तो भूड़ की हम बात करें तो ये जो इस प्रकार की जो विशेषताएं वो खास करके जो रामगंगा और गंगा नदी है उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि जब भूमि की ऊपरी मुलायम परत बह जाती है या भूमि की ऊपरी मुलायम परत जो है वो ऊपर से हट जाती है तो कुछ कंकरीली भूमि जो है वो ऊपर निकल जाती है, उसको हम लोग कहते हैं भूड़। इस प्रकार की भूमियां जो है वो रामगंगा और गंगा नदी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में रामगंगा और गंगा नदी के मैदानी भागों में ऊपर की मुलायम परत बिछ जाने के कारण कंकरीली भूमि पाई जाती है, जिसे हम भूड़ कहते हैं। तो भूड़ का मतलब क्या है? कंकरीली भूमि। ये कंकरीली भूमि है। कलर का मतलब है नमकीन सफेद परत बिछी हुई भूमि। तो ये दोनों की दोनों जो विशेषताएं हैं वो बांगर मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि बांगर एक प्राचीन जलोढ़ मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिम में पाया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। ये खादर की तुलना में उपजाऊ कम होता है। बांगर मैदानी क्षेत्र में अति सिंचाई के कारण कुछ क्षेत्रों में नमकीन सफेद परत बिछ जाती है, जिसे रेह या कलर कहते हैं। और रामगंगा और गंगा नदी के क्षेत्र में ऊपर की मुलायम पिटी बह जाने के कारण कंकरीली भूमि निकल आई है, जिसे हम भूड़ कहते हैं। ये तो बात होगी बांगर की। अब हम बात करते हैं खादर की। जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि खादर एक नवीन जलोढ़ मैदान होता है और खादर मैदानों में जो है वो नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नई मिट्टी बिछा देती है। तो खादर जो मैदानी क्षेत्र होते हैं ये सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। या हम यूं कहें कि उत्तरी विशाल मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है? तो वह है खादर मैदान, क्योंकि इस क्षेत्र में नई मिट्टी बिछ जाने के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे रासायनिक खादों की या जो है वो इस प्रकार से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बंगाल में हम लोग पढ़ते हैं, बंगाल के अंदर चावल की 3 फसलें होती है, वो इसीलिए होती है 3 फसलें ली जाती इसमें, अमन, ओस और बोरा। बंगाल में चावल की 3 फसलें अमन, ओस और बोरो ली जाती, क्योंकि बंगाल में जो है वो खादर मिट्टी पाई जाती है और खादर मिट्टी जो है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसलिए जो है वो 3-3 फसलें एक साल में लेने के कारण भी उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर नहीं होती है, कम नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से अधिक फसलों का उत्पादन होता है। तो खादर जो मैदानी क्षेत्र है वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर पाए जाते हैं, जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ मैदानी भाग होते हैं। और नदियों के बाढ़ के मैदानों में ये पाए जाते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि बाढ़ वाली जो भूमि होती है उसमें इसका विस्तार है। बाढ़ भूमि में खादर जो मैदान है वो पाए जाते हैं। अब जो 5 नंबर जो भौतिक विभाग है उत्तरी विशाल मैदान का,
वो है डेल्टा, कि डेल्टा जो है वो इस मैदानी भाग के सबसे दक्षिण में पाया जाता है। सबसे उत्तर में पाया जाता है बाबर, इसके बाद में तराई, फिर बांगर, फिर खादर। इस प्रकार से कंटिन्यू जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसकी क्रम वाइज, बाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद में बचता है डेल्टा। गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदियां, क्योंकि ये मैदानी भाग मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही है, थोड़ा सा भाग इसका सतलुज नदी और इसकी सहायक नदियों का है यहाँ पर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बांग्लादेश में मिल जाती है, और दोनों नदियां बांग्लादेश में मिलने के बाद में मेघना के रूप में जो है वो समुद्र में गिरती है, और यहां से जो है वो गंगा की वितरिका हुगली ये आती है बंगाल से होकर के। तो ये नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इन दोनों नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहां पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण किया गया है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में। इसे हम कहते हैं डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है जिसे डेल्टा कहते हैं। हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि डेल्टा एक यूनानी भाषा का शब्द है। यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है त्रिभुजाकार आकृति। इस शब्द का, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था और इस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति के लिए किया था। उसने इस शब्द का प्रयोग जिस नदी के डेल्टा के लिए किया था वो किया था नील के लिए। नील नदी के डेल्टा की त्रिभुजाकार आकृति को देख करके उसने यूनानी भाषा में इसे डेल्टा नाम दिया था, और वहीं से नदियों द्वारा समुद्र में गिरने से पहले बनाए जाने वाले उपजाऊ मैदानों को डेल्टा नाम दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो है इसको नामकरण डेल्टा पड़ा। तो जो हमारा जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल और बांग्लादेश में निर्मित है, इसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का जो डेल्टा है इसका जो विस्तार है वो है लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर। 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। यह डेल्टा विश्व का सबसे ग्रोइंग डेल्टा या तेजी से आगे बढ़ता हुआ डेल्टा भी माना जाता है, क्योंकि इसका विस्तार जो लगातार हो रहा है। इस डेल्टा का प्राचीन भाग भारत में पाया जाता है और नवीन भाग बांग्लादेश में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि इसका जो भाग है, नया भाग है, वो बांग्लादेश में, और इसका जो पुराना भाग है वो भारत में पाया जाता है। सुंदरबन जो डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरबन का नाम दिया गया है। और ये बंगाल टाइगर का जो है वो निवास क्षेत्र है सुंदरबन, और यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, या हम यूं कहें ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। यह है सुंदरबन का डेल्टा। तो इसकी जो आकृति है वो है चापाकार या त्रिभुजाकार आकृति। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यहाँ पर इस डेल्टा का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र के अंदर यानी कि सुंदरबन के डेल्टा में कुछ भाग, जैसे नदियां, दो नदियां जैसे गुजरती है तो दोनों के बीच में कुछ भाग ऊपर उठा हुआ होता है, कुछ भाग नीचे होता है। तो ऊंचे नीचे जो भाग होते हैं इनको दो शब्दावलियां हैं यहाँ पर, एक होता है चार, एक होता है बील। चार यानी कि सुंदरबन डेल्टा का ऊपर उठा हुआ भाग, और बील सुंदरबन डेल्टा का नीचे स्थित भाग।
जिससे कि इस प्रकार से ये कोई बाग है ऊपर, और इस प्रकार से ये कोई गहरा बाग है, फिर कोई ऊपर बाग है, फिर कोई गहरा। इस प्रकार से इस मैदानी क्षेत्र में या सुंदरवन के डेल्टा में कुछ ऊपर उठे हुए बाग है, कुछ द्वीपीय से इस प्रकार से आकृतियां बनती है। जैसे यहाँ पर द्वीप पाए भी जाते हैं, गंगा सागर और न्यू द्वीप। तो ये जो द्वीपीय ऊपर उठे हुए जो बाग होते हैं, ऊंची स्थलाकृतियां होती है, उनको हम चार कहते हैं, और जो नीचे बैठे हुए बाग होते हैं उनको हम बील कहते हैं। तो ये तो था हमारा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पढ़ना है कि उत्तरी विशाल मैदान की जो उत्पत्ति है वो टेथिस नामक सागर के द्वारा एक द्रोणी के रूप में हुई। इस द्रोणी को फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों ने भर दिया, जिसके कारण ये जो है वो परतदार चट्टानों के रूप में बना। इस मैदानी क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है, या भौतिक दृष्टि से इसकी 5 भागों में उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले है बाबर। बाबर हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाए गए बड़े कंकर पत्थरों वाला भाग होता है, जहां पर नदियां लुप्त हो जाती है। यहाँ पर वनस्पति का और वन्य जीवों का अभाव पाया जाता है। तराई बाबर के दक्षिण में स्थित वो मैदानी क्षेत्र जहाँ पे दलदल पाया जाता है, और बाबर की नदियां यहाँ पर वापिस धरातल पर प्रकट होती है। और तराई क्षेत्र में जो है वो घने वन और वन्य जीव पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तराई के वनों को काट कर कृषि की जाने लगी है, जिसके कारण बाढ़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बांगर मैदानी क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं, जो मैदान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और बांगर मैदानी क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये कम उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है, और जिन क्षेत्रों में अति सिंचाई होती है उसके कारण एक सफेद नमकीन परत बिछ जाती है, जिसे हम रे या कलर कहते हैं। और रामगंगा और गंगा नदी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ऊपर की मुलायम पट्टी बह जाने के कारण कुछ कंकरीले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे हम भूड कहते हैं। बांगर के बाद में होता है खादर। खादर नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं, जो इसके पूर्वी भाग में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में पाया जाता है। यह इस मैदान का सबसे उपजाऊ भाग होता है, और यहाँ पे नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ें लाई जाती है। और सबसे अंत में बढ़ता है डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा शब्द सबसे पहले हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा के लिए प्रयोग किया था। और ये जो डेल्टा है इसका विस्तार लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में है। सुंदरवन का डेल्टा बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों में है। बंगाल में इसका प्राचीन भाग है, पश्चिम बंगाल में इसका नवीन भाग है। इस डेल्टा के ऊपर उठे हुए भाग 4 कहलाते हैं, नीचे स्थित भाग जो वो बील कहलाते हैं। ये तो था हमारा उत्तरी विशाल मैदान का भौतिक विभाजन। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका राजनीतिक या इसका प्रादेशिक विभाजन। आज के लिए आप इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।